2-3 मंथ्स के बाद हमें फुली स्टार्ट कार्ड देखने को मिल रहा है जिधर UFC 290 का मेन कार्ड तो फायर है, बट इसी के साथ प्रीलिम कार्ड भी एक नंबर है। प्रीलिम कार्ड की मेन फाइट में द लेजेंड रॉबी लॉलर फाइट करने वाला है, जिधर उसकी फाइट होने वाली है निको प्राइस के अगेंस्ट, और ये रॉबी लॉलर की लास्ट फाइट रहने वाली है। होपफुली रॉबी लॉलर को अपनी लास्ट फाइट में विन मिले और ये फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन अपनी जर्नी को एंड करे एक पॉजिटिव नोट से। और अब बात करते हैं UFC 290 के मेन कार्ड के बारे में। तो इस मेन कार्ड को जो फाइट स्टार्ट करेगी वो फाइट रहने वाली है अनडिफीटेड बो निकल वर्सेस अनडिफीटेड बट अननोन फाइटर वैलेंटाइन वुडबर्न के बीच। अब वैलेंटाइन नेम पर मत जाना क्योंकि ये फाइटर एक हल की तरह बिल्ड है। बो निकल के बारे में सब जानते हैं कि बो निकल एक वर्ल्ड क्लास रेसलर है जिसको UFC काफी अच्छे वे से बिल्ड कर रही है ताकि बो निकल इस UFC में काफी मेन फाइटर बन जाए। बो निकल की ऑलरेडी काफी ज्यादा हाइप बन चुकी है, जिधर काफी ज्यादा लोग ये मानते हैं कि 4 फाइट्स के बाद भी बो निकल के पास एबिलिटी है टॉप रैंक फाइटर्स को डिफीट करने की। दूसरी तरफ अगर हम बात करें वैल वुडबर्न की, तो वुडबर्न भी 7-0 अनडिफीटेड फाइटर है जो अपना UFC डेब्यू करने वाला है। अब इस फाइटर के बारे में कोई भी ज्यादा नहीं जानता है, और जितनी मैंने वुडबर्न की फाइट्स देखी हैं उन फाइट से ये पता लगता है कि वुडबर्न के पास एक काफी डेंजरस राइट हैंड है जो अगर बो निकल पर लैंड हो गया तो बो निकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ सकता है। ऑल्सो वुडबर्न ने अपनी फाइट्स में ओपोनेंट्स के टेकडाउन्स को डिफेंड भी किया है, जिससे ये पता लगता है कि वुडबर्न के पास एबिलिटी है टेकडाउन्स को डिफेंड करने की। बट ऑब्वियसली जिस फाइटर के वुडबर्न ने टेकडाउन्स को डिफेंड किया वो फाइटर नो वे नियर है बो निकल की रेसलिंग से। ऑल्सो 4 दिन के शॉर्ट नोटिस में ये फाइट को एक्सेप्ट करना फर्दर ये एश्योरमेंट देता है कि बो निकल इस फाइट को जीतने वाला है। बट इसी के साथ हमें ये चीज याद रखनी होगी कि हर एक फाइटर के पास पंचर चांस होता है, और जो फाइटर वुडबर्न की तरह बिल्ड है उसके पास डेफिनेटली चांस रहता है कभी भी इस फाइट को फिनिश करने का। तो बो निकल जब भी टेक डाउन के लिए जाएगा तो उसे काफी केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि वुडबर्न के पास इतनी एबिलिटी है कि वो बो निकल को 1 पंच में नॉकआउट कर दे। बट अल्टीमेटली इस फाइट में मेरी पिक है बो निकल टू विन, और प्रोबेबली वो इस फाइट को जीतेगा बाय सबमिशन। और अब बात करते हैं नेक्स्ट फाइट के बारे में, जिधर ये फाइट होने वाली है जेलिन टर्नर वर्सेस डैन हुकर के बीच। जेलिन टर्नर 6 फुट 3 इंच का जायंट है, बट वो पता नहीं कैसे लाइट वेट डिवीजन तक का वेट कट कर लेता है। ओके, सो एडिट करना पड़ रहा है क्योंकि रिसेंटली जेलिन टर्नर वेट कट नहीं कर पाया और लाइट वेट डिवीजन के वेट लिमिट से वो 2 पाउंड्स ओवरवेट था। वो इस डिवीजन के लिए एक काफी बड़ा फाइटर है और डैन हुकर के अगेंस्ट उसके पास 5 to 6 इंच की रीच एडवांटेज रहने वाली है। रिसेंटली ये भी वीडियोस निकल के आई थी कि जेलिन टर्नर हमजा चिमाएव के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, तो अपनी लास्ट फाइट के कंपैरिजन में जिधर गैमरॉट ने उसे काफी बार टेक डाउन किया था उसके कंपैरिजन में तो डेफिनेटली जेलिन टर्नर की ग्रैपलिंग में इंप्रूवमेंट आई होगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें डैन हुकर की, तो ये चीज सब जानते हैं कि डस्टिन पोरिये के साथ वॉर फाइट करने के बाद डैन हुकर वो सेम डैन हुकर नहीं रहा। डस्टिन पोरिये की फाइट के बाद हम देख सकते हैं कि डैन हुकर की एंड्योरेंस, उसकी पंच लेने की एबिलिटी और उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा डिक्रीज हुई है। स्टाइलिस्टिकली अगर हम इस फाइट को देखें तो ये फाइट परफेक्ट रहने वाली है जेलिन टर्नर के लिए, जो अपने जैब्स और राइट स्ट्रेट पंच को काफी अच्छे से यूज करता है, और ऐसे पंचेस को काउंटर करके डिस्टेंस को क्लोज करना डैन हुकर के लिए काफी मुश्किल रहने वाला है। अगर जेलिन टर्नर चाहे तो वो इजीली डैन हुकर को डिस्टेंस में रख सकता है और उसको मोस्ट ऑफ द टाइम आउट जैब कर सकता है, और जब भी उसे अपॉर्चुनिटी मिले तो वो अपने सिग्नेचर राइट हुक को कनेक्ट कर सकता है। और रिसेंटली हमने देखा है कि डैन हुकर की पंचेस लेने की एबिलिटी काफी कम हो गई है, तो अगर जेलिन टर्नर ने अपने राइट हुक को कनेक्ट कर दिया तो मुझे लगता है कि तो मेरी ओपिनियन में एटलीस्ट डैन हुकर नॉकडाउन हो जाएगा। ऑल्सो जेलिन टर्नर की तरफ से एक अमेजिंग स्टार्ट देखने को मिला, जिधर जेलिन टर्नर अनडिफीटेड 4-0 है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड फाइटर्स। मेरी ओपिनियन में अगर डैन हुकर ये फाइट जीतना चाहता है तो उसे फिर रेसलिंग करनी होगी, बट इधर प्रॉब्लम ये है कि जेलिन टर्नर ने अपनी लास्ट फाइट की थी मैथ्यूज गैमरॉट के साथ, वो भी शॉर्ट नोटिस में, बट स्टिल उसने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी एक हाई लेवल रेसलर के अगेंस्ट, और शॉर्ट नोटिस में फाइट लेने के बाद भी वो इस फाइट को हारा बाय स्प्लिट डिसीजन। तो अगर वो मैथ्यूज गैमरॉट के टेकडाउन्स को डिफेंड कर सकता है तो डैन हुकर नोवेयर नियर है मैथ्यूज गैमरॉट के। तो डैन हुकर के लिए एक्चुअली जेलिन टर्नर को टेक डाउन करना काफी मुश्किल रहने वाला है, जिधर सबसे पहले उसे जेलिन टर्नर की रीच को काउंटर करने का देखना होगा, और अगर वो ऐसा करके डिस्टेंस को क्लोज कर लेता है तो फिर उसे केयरफुल रहना होगा जेलिन टर्नर की नीज से। तो ओवरऑल स्टाइलिस्टिकली डैन हुकर को ये फाइट जरा भी फेवर नहीं करती है, इसीलिए इस फाइट में मेरी पिक है जेलिन टर्नर टू विन, एंड आई थिंक वो इस फाइट को जीतने वाला है बाय नॉकआउट। इस फाइट में भी आई थिंक जेलिन टर्नर अपना सिग्नेचर राइट हुक थ्रो करने वाला है, और अगर वो राइट हुक लैंड होता है तो डैन हुकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होगा।
और अब बात करते हैं नेक्स्ट फाइट के बारे में, जिधर ये फाइट होने वाली है रॉबर्ट विटेकर वर्सेस ड्रिकस डु प्लेसी के बीच। मोस्ट लाइकली ये फाइट एक नंबर 1 कंटेंडर फाइट रहने वाली है, यानी कि जो इस फाइट को जीतेगा वो नेक्स्ट फाइट करेगा मिडलवेट चैंपियन इजराइल अदेसान्या के अगेंस्ट। अगर ड्रिकस डु प्लेसी इस फाइट को जीता है तो 100% इजराइल अदेसान्या उसके साथ फाइट करेगा, बट अगर रॉबर्ट विटेकर इस फाइट को जीता है तो मे बी इजराइल अदेसान्या रॉबर्ट विटेकर से फाइट करना डिक्लाइन कर दे, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 बार हरा चुका है रॉबर्ट विटेकर को। फाइट की बात करें तो रॉबर्ट विटेकर और ड्रिकस डु प्लेसी का ऑलमोस्ट साइज सिमिलर है, बट ड्रिकस डु प्लेसी के पास 6 to 7 इंच की रीच एडवांटेज है। अब रिसेंटली ड्रिकस डु प्लेसी के बारे में बहुत ज्यादा थ्योरीज चल रही हैं और ये सारी थ्योरीज रिवॉल्व कर रही हैं उसके गैस टैंक को लेकर। तो ड्रिकस डु प्लेसी का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाता था कि वो फर्स्ट राउंड के बाद गैस आउट हो जाता है, इसीलिए वो किसी भी टॉप रैंक फाइटर को नहीं हरा पाएगा। बट अपने इंटरव्यू में ड्रिकस डु प्लेसी ने डिस्क्लोज किया था कि वो अपने माउथ से हेवी ब्रीदिंग इसलिए करता है क्योंकि 80% उसका नोज वर्क नहीं करता। बट अब रिसेंटली उसने अपने नोज की सर्जरी करवा ली है और अब वो अच्छे से ब्रीथ कर सकता है अपने नोज के थ्रू। इसी को लेकर अब बहुत ज्यादा थ्योरीज बन रही हैं, जिधर कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि नोज की सर्जरी करवाने के बाद ड्रिकस डु प्लेसी का गैस टैंक बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला है, वेयरएज कुछ लोगों का ये मानना है कि नोज सर्जरी करवाने के बाद भी ड्रिकस डु प्लेसी का गैस टैंक सेम रहेगा। अब इधर मेरी ओपिनियन ये है कि डेफिनेटली ड्रिकस डु प्लेसी को थोड़ी सी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि अब वो अपने नोज से ब्रीथ कर सकता है और उसे अपने माउथ ओपन करने की जरूरत नहीं है। अब इसके चलते ड्रिकस डु प्लेसी का डेफिनेटली गैस टैंक तो इंक्रीज होगा, बट इसी के साथ पता नहीं क्यों लोग इग्नोर कर दे रहे हैं ड्रिकस डु प्लेसी का फाइटिंग स्टाइल। अगर हम ड्रिकस डु प्लेसी के फाइटिंग स्टाइल को देखें तो वो एक काफी एग्रेसिव फाइटर है जो फर्स्ट राउंड में ऑल आउट वॉर करता है। तो इवन इफ अगर उसे एडवांटेज में मिलती है नो सर्जरी के बाद, स्टिल उसका फाइटिंग स्टाइल ऐसा है कि उसका गैस टैंक जितना भी हो वो जल्दी डिक्रीज होगा। तो यस, ड्रिकस डु प्लेसी को हेल्प मिलने वाली है, बट ये हेल्प इतनी ज्यादा नहीं होगी कि वो फाइट आउटकम को चेंज कर दे। वो पहले से ही एग्रेसिव फाइटर था और नो सर्जरी के बाद मुझे नहीं लगता कि वो अपने फाइटिंग स्टाइल को चेंज करने वाला है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें रॉबर्ट विटेकर की, तो रॉबर्ट विटेकर बहुत ही ज्यादा टेक्निकल फाइटर है जो अपने डिस्टेंस को प्रॉपर वे से मेंटेन रखता है और कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है। इसी के साथ रॉबर्ट विटेकर के पास बहुत ही ज्यादा स्टैमिना है, वो एक फॉर्मर चैंपियन रह चुका है और उसने मल्टीपल 5 राउंड्स की फाइट की है। तो डेफिनेटली रॉबर्ट के पास एक हाई लेवल एक्सपीरियंस है, वेयरएज अगर हम बात करें ड्रिकस डु प्लेसी की तो उसके पास ज्यादा हाई लेवल एक्सपीरियंस नहीं है। डैरेन टिल को मैं एक हाई लेवल फाइटर तो नहीं बोलूंगा, बट डेरिक ब्रंसन एक हाई लेवल फाइटर था। बट अगर इन 2 फाइटर्स को हटा दिया जाए तो ड्रिकस डु प्लेसी ने लो लेवल फाइटर्स के साथ फाइट की है। रॉबर्ट विटेकर अपने जैब्स को ब्यूटीफुल वे से थ्रो करता है, जिसके साथ उसका राइट स्ट्रेट पंच और उसकी मूवमेंट भी काफी ज्यादा फास्ट रहती है, और इसको काउंटर करने के लिए ड्रिकस डु प्लेसी को यह फाइट एक ब्रॉड फाइट बनानी होगी। अगर ड्रिकस डु प्लेसी ने यह सोचा कि वो इस फाइट को एक टेक्निकल फाइट बनाएगा तो उसके फाइट को जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि रॉबर्ट विटेकर से एक टेक्निकल फाइट जीतना बहुत मुश्किल है। फर्स्ट राउंड में ड्रिकस डु प्लेसी को कुछ ना कुछ तो करना होगा जिससे कि वो रॉबर्ट विटेकर को बैक फुट में लेके आए और रॉबर्ट विटेकर को उधर हर्ट करे और बिग पंचेस लैंड करके उसे नॉकआउट करने की ट्राई करे। ड्रिकस डु प्लेसी को इस फाइट में 6 to 7 इंचेस की रीच एडवांटेज है, तो अगर वो मैनेज कर लेता है रॉबर्ट विटेकर को बैकवर्ड मूव करवाने का, तो फिर वो रॉबर्ट को कैच कर सकता है एक वाइल्ड पंच से। और हम ये चीज जानते हैं कि रॉबर्ट विटेकर की चिन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि रॉबर्ट विटेकर एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल फाइटर है और ड्रिकस डु प्लेसी ने अभी तक ऐसे फाइटर के अगेंस्ट फाइट नहीं की है जो एक फास्ट मूविंग और काफी टेक्निकल फाइटर है, जो अपने ओपोनेंट को कंटिन्यूअसली अटैक करते रहता है बट उनके साथ ब्रॉड फाइट नहीं करता। इसीलिए इस फाइट में मेरी पिक है रॉबर्ट विटेकर टू विन बाय डिसीजन। मैं फिर से बोलूंगा, अगर ड्रिकस डु प्लेसी को ये फाइट जीतनी है तो फिर उसको ये फाइट एक ब्रॉड फाइट बनानी होगी, जिधर वो रॉबर्ट विटेकर को या तो फिर नॉकआउट कर दे या फिर इतना ज्यादा हर्ट कर दे कि बाकी राउंड्स रॉबर्ट विटेकर अच्छे से फाइट ना कर पाए। बट मुझे नहीं लगता कि रॉबर्ट विटेकर ड्रिकस डु प्लेसी को इतनी ज्यादा ओपनिंग्स देगा। और अब बात करते हैं UFC 290 की को मेन इवेंट फाइट के बारे में, और ये फाइट होने वाली है फ्लाईवेट चैंपियन ब्रैंडन मोरेनो वर्सेस एलेजेंड्रे पेंटोजा के बीच। अब टू बी ऑनेस्ट इस फाइट की प्रेडिक्शन देना बहुत ज्यादा टफ है और मैं पर्सनली 2 बार विनर चेंज कर चुका हूं और मेरी पिक्स चेंज होते जा रही हैं। एलेजेंड्रे पेंटोजा ऑलरेडी ब्रैंडन मोरेनो को 2 बार हरा चुका है, जिधर उसने द अल्टीमेट फाइटर में ब्रैंडन मोरेनो को सबमिट किया था और UFC में उसने यूनानिमस वे से ब्रैंडन मोरेनो को हराया था। तो डेफिनेटली दोनों फाइटर्स के बैक ऑफ द माइंड ये चीज जरूर रहेगी कि उन दोनों की लास्ट 2 फाइट्स में क्या हुआ था। बट क्योंकि वो दोनों फाइट्स बहुत पहले हुई थी, आई थिंक ये वाली फाइट कंप्लीटली डिफरेंट फाइट रहने वाली है लास्ट 2 फाइट्स के कंपैरिजन में। ब्रैंडन मोरेनो ने एज अ फाइटर बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, जिधर उसकी स्ट्राइकिंग और उसकी लेग किक्स काफी ज्यादा टेक्निकल हुई हैं और उसकी ग्रैपलिंग एंड रेसलिंग में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। बट एलेजेंड्रे पेंटोजा एक नेक्स्ट लेवल फाइटर है जब बात आती है ग्राउंड गेम की, इसीलिए मुझे लगता है कि अगर ये फाइट ग्राउंड में गई तो एलेजेंड्रे पेंटोजा को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगी। अगर हम इन
दोनों की लास्ट 2 फाइट से कंपैरिजन करें तो ब्रैंडन मोरेनो ने अपनी ग्रैपलिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है और वो ऑलमोस्ट नियर है एलेजेंड्रे पेंटोजा की ग्रैपलिंग से। अगर एलेजेंड्रे पेंटोजा मैनेज कर लेता है ब्रैंडन मोरेनो को ग्राउंड में लेके जाने का, तो ब्रैंडन मोरेनो को किसी भी तरह से ट्राई करना होगा वापस स्टैंड अप फाइट बनाने का, क्योंकि वो एलेजेंड्रे पेंटोजा के साथ ज्यादा देर ग्राउंड में रहना अफोर्ड नहीं कर सकता। एलेजेंड्रे पेंटोजा एक ऐसा फाइटर है जिसे ग्राउंड में एक भी ओपनिंग मिल गई तो वो उस ओपनिंग को कैपिटलाइज करने के लिए अपने ओपोनेंट की बैक को ले लेता है और ट्राई करता है हुक्स इन करके अपने ओपोनेंट को चोक आउट करने की। अगर डेविसन फिगरेडो ब्रैंडन मोरेनो पर मल्टीपल लॉक्स लगा सकता है तो एलेजेंड्रे पेंटोजा ये चीज और ज्यादा बेटर और इफेक्टिव वे से कर सकता है। इसीलिए मेरी ओपिनियन में ब्रैंडन मोरेनो को पूरी ट्राई करनी होगी कि जब भी वो दोनों क्लिंच करें तो वो पेंटोजा को अपर हैंड ना लेने दे और उसके टेकडाउन्स को डिफेंड करे। अगर ब्रैंडन मोरेनो ये सब मैनेज कर लेता है तो ब्रैंडन मोरेनो के पास डेफिनेटली ज्यादा बेटर स्ट्राइकिंग है एज कंपेयर टू एलेजेंड्रे पेंटोजा। जैसे मैंने पहले कहा था कि रिसेंट ईयर्स में ब्रैंडन मोरेनो की स्टैंड अप फाइटिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है, जिधर वो अपने पंचेस को बहुत शार्प वे से थ्रो करने लगा है, बट इसी के साथ उसका डिफेंस भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रैंडन मोरेनो की द अल्टीमेट फाइटर या फिर 2018 में एलेजेंड्रे पेंटोजा की फाइट को देखें वर्सेस ब्रैंडन मोरेनो की रिसेंट फाइट को देखें तो हमें ये चीज क्लियर पता चलती है कि ब्रैंडन मोरेनो का डिफेंसिव स्टांस कितना ज्यादा इंप्रूव हुआ है। इन पिक्स में हम देख सकते हैं कि ब्रैंडन मोरेनो का स्टांस थोड़ा अप था और ज्यादातर उसका गार्ड उसकी बॉडी को कवर करता था एज कंपेयर टू उसके हेड को। बट इस रिसेंट पिक में हम देख सकते हैं कि ब्रैंडन मोरेनो ने अपने डिफेंस को कितना ज्यादा अपग्रेड किया है, जिधर उसने अपने फाइटिंग स्टांस को थोड़ा लो किया है और उसका गार्ड अब बॉडी की जगह उसके हेड को कवर करता है। अब इसी के साथ अगर अटैकिंग की बात करें तो ब्रैंडन मोरेनो का जैब और उसके पंच कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। आई मीन अभी अगर हम देखें तो ब्रैंडन मोरेनो इस फ्लाईवेट डिवीजन में बेस्ट स्ट्राइकर होगा। एलेजेंड्रे पेंटोजा इतना ज्यादा टेक्निकल स्ट्राइकर नहीं है और फर्स्ट राउंड में जब भी वो अपने पंचेस को थ्रो करता है तो उसी के बाद वो अपने ओपोनेंट को क्लिंच करके ग्राउंड में लेके जाने की ट्राई करता है ताकि वो उसको ग्राउंड में सबमिट कर दे। और इस फाइट में भी मुझे ऐसा लगता है कि एलेजेंड्रे पेंटोजा की स्ट्रेटजी यही रहेगी कि वो फर्स्ट राउंड में ही ब्रैंडन मोरेनो को ग्राउंड में लेके चल जाए और फिर उधर ट्राई करे ब्रैंडन मोरेनो पे ग्राउंड एंड पाउंड को लैंड करने की या फिर ब्रैंडन को सबमिट करने की। बट इसी के साथ क्योंकि अब ब्रैंडन मोरेनो ज्यादा वाइल्ड पंचेस थ्रो नहीं करता है और अपने जैब पर बहुत ज्यादा रिलाई करता है तो एलेजेंड्रे पेंटोजा को डेफिनेटली प्रॉब्लम आ सकती है ब्रैंडन मोरेनो पर डिस्टेंस को क्लोज करके उसे ग्राउंड में लेके जाने की। देयरफॉर इस फाइट में मेरी पिक है ब्रैंडन मोरेनो टू विन एंड मोस्ट लाइकली वो इस फाइट को जीतने वाला है बाय डिसीजन। डेविसन फिगरेडो के साथ 4 फाइट्स करने के बाद ब्रैंडन मोरेनो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है और इसी के साथ उसे 5 राउंड्स का चैंपियनशिप एक्सपीरियंस भी मिल चुका है जो उसे डेफिनेटली हेल्प करने वाला है एलेजेंड्रे पेंटोजा के अगेंस्ट। जैसे जैसे ये फाइट चैंपियनशिप राउंड्स में जाती रहेगी एलेजेंड्रे पेंटोजा का गैस टैंक टेस्ट होने वाला है और अगर एलेजेंड्रे पेंटोजा स्लो डाउन होता है तो ब्रैंडन मोरेनो डेफिनेटली उसे पिक अपार्ट करने वाला है। बट ये फाइट मेरी ओपिनियन में बहुत ज्यादा क्लोज फाइट है क्योंकि अगर एलेजेंड्रे पेंटोजा ने मैनेज कर लिया ब्रैंडन मोरेनो को ग्राउंड में लेके जाने का तो फिर वो उसे सबमिट कर सकता है। पहले मैंने ब्रैंडन मोरेनो को पिक किया था इस फाइट को जीतने के लिए, उसके बाद जब मैंने और ज्यादा फाइट्स देखी तो मैंने एलेजेंड्रे पेंटोजा को पिक कर लिया। बट अब रिसेंटली इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने थोड़ी और फाइट्स देखी और मैंने पिक किया ब्रैंडन मोरेनो टू विन। तो होपफुली ब्रैंडन मोरेनो विंस, वरना इतना ज्यादा ओवरथिंक करने का कोई मतलब नहीं होगा। और अब बात करते हैं UFC 290 की मेन इवेंट फाइट जो होने वाली है फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वर्सेस इंटरम फेदरवेट चैंपियन याइर रॉड्रिगेज के बीच। आई नो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि नो वे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ये फाइट हारने वाला है, स्पेशली जिस वे से उसकी इस्लाम महाचेव के साथ फाइट गई थी। अब इस बात पर मैं समवट एग्री करता हूं कि यस अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को ये फाइट जीतनी चाहिए क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इस फाइट के मेजॉरिटी ऑफ टाइम अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की जीतने वाला है। बट इसी के साथ ये चीज मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं कि याइर रॉड्रिगेज के पास 0 चांस है इस फाइट को जीतने के लिए। मेरी ओपिनियन में बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं याइर रॉड्रिगेज को और काफी लोग याइर रॉड्रिगेज को जरा भी चांस नहीं दे रहे इस फाइट को जीतने के लिए। बट लेट मी टेल यू, याइर रॉड्रिगेज के पास एक सॉलिड चांस है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को नॉकआउट करने का। याइर रॉड्रिगेज चीकी एल्बोस थ्रो कर सकता है, वो स्पिनिंग एल्बोस, स्पिनिंग पंचेस या फिर लास्ट मिनट में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड थ्रो कर सकता है जो किसी ने अभी तक देखा ना हो। द सेम वे उसने कोनिन ज़ॉम्बी के अगेंस्ट लास्ट सेकंड एल्बो को थ्रो किया था। बट ये चीजें ज्यादा मैटर नहीं करती क्योंकि मेरी ओपिनियन में अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की एक हाई लेवल फाइटर है जिसके अगेंस्ट ये सब मूव्स वर्क नहीं करने चाहिए। बट इस फाइट में जो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है वो है बॉडी और हेड किक्स। आई डोंट थिंक सो ये कोई बहुत बड़ी वीकनेस है, बट अगर अलेक्जेंडर की कोई वीकनेस पॉइंट आउट करनी है तो आई थिंक वो वीकनेस है हेड किक। इस्लाम महाचेव की फाइट में भी हमने देखा था कि इस्लाम महाचेव ने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की पर पार्शली हेड किक को लैंड किया था जिसने स्प्लिट सेकंड के लिए अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को स्टन कर दिया और अलेक्जेंडर
वोल्कानोव्स्की को बैकवर्ड मूव करना पड़ा था। इसी के साथ थोड़ा और पीछे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वर्सेस मैक्स होलोवे की सेकंड फाइट में मैक्स होलोवे ने एक ब्यूटीफुल हेड किक को लैंड किया था जिसने अलेक्जेंडर को नॉक डाउन कर दिया था। उस फाइट में हमने ये भी देखा था कि मैक्स होलोवे जो ज्यादा किक्स को थ्रो नहीं करता वो भी उस फाइट में ज्यादा किक्स को थ्रो कर रहा था। तो अगर मैक्स होलोवे और इस्लाम महाचेव अलेक्जेंडर को हेड किक से हर्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली ऐसा याइर रॉड्रिगेज कर सकता है, क्योंकि याइर रॉड्रिगेज की किक्स बहुत ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू मैक्स होलोवे या फिर इस्लाम महाचेव। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की एक शॉर्ट हाइट फाइटर भी है जो काफी बड़ा फैक्टर है इन हेड किक्स के लिए, क्योंकि शॉर्ट हाइट फाइटर पे हेड किक लैंड करना रिलेटिवली ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू जिसकी हाइट बड़ी है। याइर रॉड्रिगेज अपनी किक्स को बिना टेलीग्राफ किए या फिर बोल लो बिना शो किए भी लैंड कर सकता है अलेक्जेंडर के हेड पर, और क्योंकि अलेक्जेंडर के हैंड्स इतने ज्यादा ऊपर नहीं रहते तो डेफिनेटली ये एक पॉसिबिलिटी बनती है कि याइर रॉड्रिगेज अलेक्जेंडर पर हेड किक को लैंड कर जाए और वो उसको नॉकआउट कर दे। तो इधर मेरे बोलने का यही मतलब है कि याइर रॉड्रिगेज हैज अ चांस, उसके पास डेफिनेटली बहुत बड़ा चांस है अलेक्जेंडर को हराने का। बट इसी के साथ अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट फाइटर है जो फाइट करने से पहले अपने ओपोनेंट को प्रॉपर वे से स्टडी करता है, और इस फाइट के लिए भी उसने याइर रॉड्रिगेज को डेफिनेटली बहुत ही क्लोजली स्टडी किया होगा और इसीलिए उसने मल्टीपल टाइकोंडो फाइटर्स के साथ भी ट्रेनिंग की है। अगर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने इस फाइट में अपना रिदम पा लिया तो वो इस फाइट को डोमिनेट करने वाला है। ऑल्सो अगर ये फाइट थर्ड राउंड या फिर चैंपियनशिप राउंड्स में चली जाती है तो अलेक्जेंडर के इस फाइट को जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हैं। याइर रॉड्रिगेज बहुत ज्यादा किक्स को थ्रो करता है जिसकी वजह से उसकी एनर्जी भी काफी जल्दी कंज्यूम होती है, और ये चीज हम मैक्स होलोवे और कोरियन ज़ॉम्बी की फाइट्स में भी देख चुके हैं कि याइर रॉड्रिगेज चैंपियनशिप राउंड्स यानी कि फोर्थ और फिफ्थ राउंड्स में बहुत ज्यादा गैस आउट हो जाता है। बट दूसरी तरफ अगर हम बात करें अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की तो ये फाइटर पूरे 5 राउंड्स बिना किसी प्रॉब्लम के फाइट कर सकता है। इस्लाम महाचेव के साथ फाइट में भी हमने देखा था कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की फिफ्थ राउंड में भी बहुत ज्यादा गैस आउट नहीं हुआ था। अब स्ट्राइकिंग की बात करें तो याइर रॉड्रिगेज एक कन्वेंशनल स्ट्राइकर नहीं है जो टेक्निकल वे से अपने पंचेस को थ्रो करे या फिर पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो करे, बट याइर रॉड्रिगेज को प्रिडिक्ट करना इतना ज्यादा डिफिकल्ट है कि ओपोनेंट्स को ये नहीं पता लगता कि याइर रॉड्रिगेज अपने नेक्स्ट मूव में क्या थ्रो करने वाला है। जॉश एमेट की फाइट में भी हमने देखा था कि इस पोजीशन में जहां बाकी फाइटर्स जॉश एमेट को पंच मारते उधर याइर रॉड्रिगेज ने अनकन्वेंशनल वे से एल्बो को थ्रो किया। अब कुछ टाइम अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की अपने ओपोनेंट को क्लिंच भी करता है, तो अगर उसने ऐसा याइर रॉड्रिगेज के अगेंस्ट किया तो फिर उसे काफी ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि 100% याइर रॉड्रिगेज उस पर नीज को थ्रो करने वाला है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की स्ट्राइकिंग लेवल्स बहुत ज्यादा अबव है एज कंपेयर टू याइर रॉड्रिगेज के। अगर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ज्यादा वाइल्ड नहीं हुआ और अपने जैब्स को थ्रो करके बाकी पंचेस जैब्स के बाद थ्रो किए या फिर सॉलिड पंच कॉम्बिनेशंस थ्रो किए तो याइर रॉड्रिगेज बहुत ज्यादा ट्रबल में आने वाला है। इसी के साथ शॉकिंग बात तो यह है कि 5 to 6 इंचेस की हाइट एडवांटेज होने के बाद भी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के पास हाफ इंच की रीच एडवांटेज है। ये लॉन्ग आर्म्स का होना अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, और इस हेल्प की वजह से वो अपने ओपोनेंट पर डिस्टेंस को क्लोज करके बहुत ही जल्दी इन एंड आउट मूव कर जाता है। मेरी ओपिनियन में अगर याइर रॉड्रिगेज को ये फाइट जीतनी है तो फिर उसे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को नॉकआउट करना होगा। बट अगर याइर रॉड्रिगेज ऐसा नहीं कर पाया तो जो हाल उसका मैक्स होलोवे के अगेंस्ट हुआ था, आई थिंक सेम वे से अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की भी याइर रॉड्रिगेज को बीट करने वाला है। सो ओवरऑल इस मेन इवेंट में मेरी पिक है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की टू विन बाय डिसीजन। अगर याइर रॉड्रिगेज ने मैनेज कर लिया अलेक्जेंडर को नॉकआउट करना तो ये काफी इंसेन होने वाला है, बट उसके अलावा आई डोंट थिंक सो याइर रॉड्रिगेज अलेक्जेंडर को हरा सकता है।